everyone, and once again we are with Dean of Admissions Delhi University हनीत मैम। एंड आज की इस वीडियो में हनीत मैम के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं CUET UG का। जब से फॉर्म आया है तो बहुत सारी क्वेरीज मैम DU से रिलेटेड भी बच्चों की आई हैं, तो वी वुड रिक्वेस्ट यू टू आंसर ऑल दोज क्वेरीज। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन थैंक यू फॉर being the part of this video, this helpful video for the students. My pleasure. And all students who are in class 12th right now, we advise you to give CUET. आप CUET की फॉर्म खुल चुके हैं 3 जनवरी से, आप फॉर्म भरिए। और इसमें सबसे अहम बात, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को चुनिए जिन सब्जेक्ट्स का आपने क्लास 12th में, जिन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा है क्लास 12th में। सो इट इज़ मैंडेटरी to give CUET in those subjects in which you've studied in class 12th। तो जो भी ये सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 में पढ़े उन्हीं में दीजिए। ये हम बार बार कहते हैं, हम हर वीडियो में कहते हैं, हमारे बुलेटिन में भी हम कहते हैं, हर बार हम इस बात को स्ट्रेस करते हैं कि CUET में आप उन्हीं पर्चों का चुनाव करिए जो आपने क्लास 12th में दिए हैं। और 30 जनवरी 2026 लास्ट डेट होगी CUET की अभी। और एक छोटा सा ही डाउट काफ़ी बच्चों का आ जाता है कि DU का फॉर्म पहले फिल करना है बाद में फिल करना है। वैसे DU का फॉर्म हम बाद में निकालते हैं। ये फॉर्म जब आपका CUET हो जाएगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके आसपास हम ये फॉर्म निकालते हैं, जब आपको हमारा CSAS फॉर्म जिसे हम कहते हैं उसे भरना होगा। अभी CUET में आपको कुछ नहीं चुनना है, वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी का विकल्प नहीं है। जब आपके CUET आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे, शायद मई में होगा, उसके आसपास हम अपने फॉर्म निकालेंगे, आपको तब हमारा फॉर्म भरना है। ओके, सो मैम कमिंग टूवर्ड्स फर्स्ट मेन डाउट, सिंस जिन बच्चों का ड्रॉप हुआ है, मेरा भी 1 साल का ड्रॉप हुआ था, तो 1 साल थोड़ा ज़्यादा डर लगने लग जाता है। हाँ। सही इन्फॉर्मेशन को भी 4 बार वेरीफाई करते हैं फिर। राइट। तो सबसे पहला डाउट ड्रॉपर्स का यही है कि 3 टाइप से हमने देखा है जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है। एक तो DU में ही है, कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, एक दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में है, DU के किसी कॉलेज में आना चाहते हैं, एक जिनका एडमिशन कहीं नहीं हो पाया। तो क्या अलग से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर क्या प्रोसेस होगी ड्रॉपर्स के? हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए आपकी ड्रॉपिंग के लिए। आप बस CUET में दीजिए और इसी साल के CUET के आपके मार्क्स लगेंगे। जो पिछले साल भी हमारे साथ हैं उन्हें अपना ये कैंसिलेशन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने कॉलेज में कि वो कैंसिल कर रहे हैं। बट इससे अगर हमें कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन जैसे माइग्रेशन वगैरह कुछ ऐसा हो, वी डोंट नीड दैट फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशंस। बट इफ़ यू आर एनरोल्ड समवेयर यू कैन नॉट परस्यू 2 कोर्सेज। सो इफ़ यू गेट एन एडमिशन दिस ईयर, मेक श्योर कि आप अपनी एप्लीकेशन अपने कॉलेज में दिल्ली में या दिल्ली के बाहर जहाँ भी हैं वहाँ दे दीजिए और उस कोर्स को से आप अपना कैंसिलेशन ले लीजिए। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमों के अनुसार आप 2 रेगुलर कोर्सेज इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। तो जब आपका एडमिशन होगा तब आप कैंसिल करवा लीजिएगा। सो एक रेगुलर और वो आप कर सकते हैं, हमारे SOL से कर सकते हैं, लेकिन 2 रेगुलर कोर्सेज आप कहीं से भी नहीं कर सकते। सो वंस यू गेट एन एडमिशन, then cancel your existing admission from wherever you are. You cannot pursue 2 regular courses. सो मीन्स कि एक बार आप जब कॉलेज में आने लग जाएंगे उसके बाद जाके आप कैंसिल करवा लीजिएगा। जब आपका एडमिशन हो जाए, कंफर्म्ड हो जाए, तब कैंसिल करा लीजिएगा। उससे पहले मैं एडवाइस तो नहीं कर रही, बिकॉज हमें भी नहीं पता कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपका एडमिशन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंफर्म कर लें इस साल, तो पिछला जो भी आपका एडमिशन हो उसको आप कैंसिल ज़रूर करवा लीजिएगा। दिस इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। और जो DU के बच्चे हैं उनको तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए? माइग्रेशन हमें किसी से भी नहीं चाहिए। उनसे भी नहीं चाहिए जिनका दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन? नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके कहीं कागज़ हुए तो फिर हम आपसे टिक ज़रूर करवाते हैं, आपसे एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेते हैं कि आप किसी और कॉलेज में इनरोल्ड है कि नहीं है। तो जब हमारा CSAS का फॉर्म आप भरेंगे तो हम आपसे वहाँ पर मतलब जो भी अगर आप कहीं इन्फॉर्मेशन आप अगर कहीं इनरोल्ड हैं तो हम वहाँ की डिटेल ज़रूर आपसे ले लेते हैं। बट वी डोंट नीड, दिस इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आवर रिकॉर्ड्स, so that we know that if you are enrolled somewhere you would have taken an exit from there, but otherwise we don't ask for any migration. ओके, और गैप ईयर भी? no penalty for gap year also. नहीं, काफ़ी जो जिनका एडमिशन नहीं हुआ वो बच्चे पूछते हैं कि गैप ईयर की हम कहीं नहीं है, तो कोई गैप ईयर दिक्कत सर्टिफिकेट की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? दिक्कत नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें गैप ईयर का। ओके, और हाँ, जो आप अभी डिसएडवांटेज वाला बता रहे थे कि कुछ बच्चों को ये होता है कि हमने ड्रॉप लिया है 1 साल का, 2 साल का, 3 साल के भी बच्चे हैं जो नीट के लिए ड्रॉप लेते हैं, तो क्या उनके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आप चाहें तो नीट के बाद अगर आपने ड्रॉप लिया, आप चाहें तो अपना स्ट्रीम भी चेंज कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वी डोंट नीड एनी गैप सर्टिफिकेशन ऑफ दैट गैप ईयर और एनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ओके,
या कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट डाउट मैम, काफ़ी बच्चों की ये डाउट है कि हमें स्ट्रीम चेंज करना है, एंड इफ़ वी वांट टू चेंज स्ट्रीम, तो मान लीजिए पीसीएम जो है मेरे पास क्लास 12th में है, मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता हूँ, हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता हूँ, तो मुझे जो सब्जेक्ट देने पड़ेंगे वो आर्ट्स वाले देने पड़ेंगे ड्यू के लिए? So let me explain this. Every video we explain this, and I think this is another year we're explaining this. For the past 5 years we've been explaining this. आप अगर साइंसेस के हैं, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश जो भी पढ़ा है, आप CUET उसी में दीजिए। फिर हमारी जो एलिजिबिलिटीज़ हैं उसमें हमने क्लियरली लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आप साइंस के हैं और अब आप पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं या हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री ऑनर्स की एलिजिबिलिटी है एनी वन लैंग्वेज एंड एनी बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स। तो आप चाहे साइंस के हों, चाहे कॉमर्स के हों, वी हैव रिटन एनी 3 सब्जेक्ट्स विच कुड बी एनी 3 जिसमें आपने CUET दिया, तो आप CUET आप साइंस में ही देंगे। फिर जब हमारी प्रेफरेंसेस भरेंगे तो आप हिस्ट्री ऑनर्स वन ऑफ द प्रेफरेंस डाल सकते हैं। देयर आर सम प्रोग्राम जिनमें किसी एक पेपर की कंपल्शन है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो मैथ्स आपका 12th में भी हो और मैथ्स आप CUET में भी दीजिए, क्योंकि मैथ्स एक वन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स है इन दी एलिजिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनर्स। यानी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे तो वो है एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज जो आपने 12th में पढ़ी थी जिसमें CUET भी आप देंगे, मैथमेटिक्स, और जाहिर सी बात है मैथ्स आपने 12th में ही पढ़ी होगी, एंड देन एनी 2 सब्जेक्ट्स। व्हेन आई एम सेइंग एनी 2, इट मीन्स साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एनी 2 सब्जेक्ट्स। द मैंडेटरी कंडीशन इज वन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। तो कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, BCom ऑनर्स है, उसमें चाहे अकाउंट्स हो चाहे मैथ्स हो, दैट any one language and any 2 other languages. So once we have said any subject, which means any subject, there is no penalty of changing the stream. You can change the stream. या और ये सारी स्ट्रीम्स आपको बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में देखने को मिल जाएंगी, और जो अभी NTA की वेबसाइट पे तो लॉन्च कर दिया हमने भी कर दिया अपना बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट्स अ वेरी वेरी वाइब्रेंट बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट्स अ 71 पेज डॉक्यूमेंट, सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं उसमें। इट्स ब्यूटिफुल, टेक अ लुक एट इट। हमारी वेबसाइट admission.uod.ac.in, इनको आप स्क्रोलर में एक बार लगा भी दीजिएगा। हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको लिंक दे आप बुलेटिन हमने अपना कल ही लॉन्च कर दिया है, और ये सारी एलिजिबिलिटीज़ NTA की वेबसाइट पे भी दी, नहीं तो हमारा बुलेटिन भी आप देख लीजिए। ऑल इन्फॉर्मेशन इज देयर इन द बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट द सीट मैट्रिक्स दैट वी विल कम आउट लेटर। ओके, कमिंग टुवर्ड्स थर्ड डाउट मैम, कि NIOS से रिलेटेड है। कुछ बच्चे या तो सारे ही सब्जेक्ट ओपन से दे करके 12वीं की हुई है, या कुछ सब्जेक्ट्स किए हुए हैं उन्होंने, तो वो किस प्रकार से वैलिड है कि नहीं है उनकी सर्टिफिकेशन वहाँ से? तो हमें जो चाहिए वो ये है कि आप क्लास 12th किसी एक बोर्ड से किए हो, यानी ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट्स में आप पास होना चाहिए। कोई एक बोर्ड सर्टिफाई करेगा कि आप क्लास 12th पास है, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो NIOS हो, या कोई भी और बोर्ड हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर आपने 1 या 2 पेपर मान लीजिए NIOS से एक्स्ट्रा किए, सो वी विल काउंट दैट एज वेल। तो जब आप CUET दे रहे हैं, वो आपका NIOS का पेपर हो या क्लास CBSE का पेपर हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें आपका पासिंग सर्टिफिकेट किसी एक बोर्ड से चाहिए। वो NIOS भी कर सकता है, अगर हमारे 5 सर्टिफिकेट NIOS से तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो वैलिड। या कई बच्चे क्या करते हैं, CBSE का उनका पासिंग होता है, एक कोई सब्जेक्ट जो है NIOS से भी कर लेते हैं। वी आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आपने जो NIOS का सब्जेक्ट लिया है और CBSE का लिया है, आप CUET इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हैं। तो NIOS से भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट इज एब्सोल्युटली वैलिड। एनी बोर्ड, एनी स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, it should be a recognized board. That's it. It should be recognized by the ministry, by the UGC, or by the state, or the university with which it is affiliated. So it should be a recognized board. That's it. Okay, so मतलब जो किसी कोर्स में एलिजिबल नहीं है उसके लिए NIOS दे के एक आधे कोर्स में एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए बढ़ा अगर आप करना चाहें, किसी एक वो पेपर आपने 12th में पढ़ा ही नहीं था और अब आप उस कोर्स के लिए भी एलिजिबल होना चाहते हैं, तो वो आप NIOS से दे दीजिए। पहले NIOS से दो, फिर CUET में दो, फिर एडमिशन ले लो। ये 3 स्टेप्स है। ओके, नेक्स्ट डाउट है, हालांकि बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में और हर जगह है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से दूर दराज के जो देश के इलाके हैं वहाँ तक मैम ये बात मैं तो हर बार बताता हूँ रोज बच्चों को। बच्चे पूछते हैं कि BCom ऑनर्स हो गया जो कि फेमस है DU के SRCC और बाकी कॉलेजेस में, उसके लिए जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है कि नहीं है? दूसरी चीज, मैथ्स, क्या सिर्फ मैथ्स के बेसिस पे एडमिशन होगा? नहीं, BCom ऑनर्स मैंने अभी आपको बताया, BCom ऑनर्स की हमारी 2 एलिजिबिलिटीज हैं, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट, या फिर
लैंग्वेज, अकाउंटेंसी एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स। जनरल टेस्ट को हम बीकॉम ऑनर्स के लिए नहीं लेते हैं। तो आई थिंक दैट सॉल्व्स द डाउट। सो आप चाहे मैथ्स लीजिए या आपके पास अकाउंटेंसी होनी चाहिए क्लास 12th, और CUT भी उसमें दीजिए। आप दोनों में दे देंगे तो हम मैथ्स और अकाउंट्स में से जो बेस्ट होगा उसको ले लेंगे। ये भी बच्चे पूछते हैं कि मान लो DU को तो 4 सब्जेक्ट चाहिए बेस्ट ले लेंगे और हमने 5 दे दिए। कोई दिक्कत नहीं, आप दीजिए 5 ना। हाँ, मैं तो कहती हूँ आपको 5 देने चाहिए। जब हम आपको कह रहे हैं हम आपका बेस्ट ले लेंगे तो आपका क्या नुकसान है उसके अंदर? आप तो अपने 5 सब्जेक्ट्स दीजिए और हम आपके जो है 1 लैंग्वेज ले लेंगे और बाकी जो 4 है उनमें से कोई 3 जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी वो हम कैलकुलेट करके आपको दिखा देंगे कि ये आपका बेस्ट बनता है। और मान लो आपने जनरल टेस्ट दे दिया और DU उसको यूज नहीं कर रहा तो कुछ नेगेटिव नहीं होगा आपका? जनरल टेस्ट हमारे देखिए, दिस यू हैव टू डिसाइड एज अ कैंडिडेट। जनरल टेस्ट हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में वैलिड है। जैसे हमारा BA प्रोग्राम है, वहाँ पर भी 2 तरह की एलिजिबिलिटी है। या तो लैंग्वेज, इनफैक्ट 3 एलिजिबिलिटीज़ है। 1 लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट्स, या फिर 2 लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट्स, या 1 लैंग्वेज जनरल टेस्ट और 1 सब्जेक्ट। तो इतनी सारी जवाब, तो दैट इज द डिसीजन व्हिच यू हैव टू टेक। You want to take general test and 4 subjects in CUET. You want to take language, 2 test, 1 general test and 1 more language. So ये combinations आप देखकर, eligibilities को देखकर सभी यूनिवर्सिटी की, फिर आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको कितने सब्जेक्ट्स CUET में लेने हैं। नहीं, मतलब मैंने ये इस चीज़ के लिए बताया, लेट मी समराइज। काफ़ी बच्चों को लगता है कि मान लो हमारे 4 की ज़रूरत है और हमने 5वां जनरल टेस्ट दे दिया, स्कोर कम हो गया, तो मेरे 1250 के अंदर से मेरिट कम हो जाएगी। नहीं, 4 के अंदर से ही यूज़ होगी अगर जो मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने जनरल टेस्ट दिया तो मेरे पास बेस्ट निकालने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा ना। लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट्स हो गए तो वो तो फिर मेरा बेस्ट का नहीं रहा, वो 3 वो हो गए। जनरल टेस्ट जहाँ जहाँ एलिजिबिलिटी में जनरल टेस्ट आ रहा होगा, अगर आप चुनेंगे तो फिर मैं आपका बेस्ट देख लूंगी जनरल टेस्ट को मिला के एलिजिबिलिटीज के हिसाब से। कोई नेगेटिव कुछ नहीं है, नहीं कुछ नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट डाउट है मैम कि लीगल स्टडीज़ जो है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, लीगल स्टडीज़ हो गया, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं लेकिन वो अब CUET में नहीं है। उनके बेसिस पे मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चों के भी मेरे पास जो है वो मैसेज आए कि जिनके पास 4 सब्जेक्ट पूरा करने के लिए वो एक अहम सब्जेक्ट था, लीगल स्टडीज़ या अपना एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप लीगल स्टडीज़ एंटरप्रेन्योरशिप का देख लीजिए सिलेबस जो है। हम ये कहते हैं कि अगर वो पेपर CUET में नहीं था तो 50% अप्रॉक्सीमेटली 40-50% सिलेबस जहाँ मैच कर रहा है, जो सिमिलर है, उसमें आप CUET दीजिए। सो आप चेक कर लीजिए सिलेबस। ऐसे बहुत सारे पेपर्स है। वाई ओनली टॉक अबाउट लीगल स्टडीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप? हमारे पास तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, बहुत बोर्ड्स के बच्चे भी लिखते हैं कि उनका ये है। तो हम ये उनको सलाह देते हैं कि आप सिलेबस देखिए दोनों का, CUET का देखिए और अपना देखिए, और फिर देखिए कि आप किस सब्जेक्ट के बहुत क्लोज दे सकते हैं। प्राइमरली देखिए हमें जो चाहिए वो ये है कि जो आपका एकेडमिक एक्यूमेन है वो रिटेन्ड रहे। द बेसिक फैक्ट इज़ कि जहाँ आपने सब्जेक्ट जो पढ़े हैं वो सब्जेक्ट्स का नॉलेज जो है आपकी रिटेन्ड रहे। दैट्स द होल क्राइटेरिया। और अगर नहीं है तो काफ़ी बच्चों का ये भी था कि मैच नहीं होता है सिलेबस, तो क्या DU एक्सेप्ट कर पाएगा इन एनी वे दीज? ऐसा तो नहीं है कि मैच नहीं हो पाता, हम इतने सालों से कर रहे हैं। लीगल स्टडीज़ पिछले साल भी नहीं था। So we had done our entire, and there are students who've taken admission on legal studies. Or why talk only of legal studies? Let's talk about every subject. ऐसा नहीं है, जैसे बायो मेडिकल होगा अगर तो आपका बायोलॉजी से मैच कर रहा होगा, बायोकेमिस्ट्री होगा तो उसका भी काफ़ी हद तक मेडिकल बायोलॉजी से मैच कर रहा होगा। सो ऑल सब्जेक्ट्स हैव सम सिमिलैरिटी। बिकॉज वी बीन डूइंग दिस ना, ये तो हम दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, वी डूइंग इट फॉर पास्ट 5 years और बच्चे दे भी रहे हैं। ओके, कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट डाउट, लास्ट ईयर का मैंने देखा था, इस साल का आई डोंट नो कि ये हट गया है कि नहीं हटा है। बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन से BA प्रोग्राम में वर्किंग लैंग्वेज लिखा वो हुआ अभी है। भी है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? See, so let me put it very clearly what we mean by working language. Suppose you take a BA program in with a combination of major or a minor in a language. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप आ रहे हैं तो आप ग्रेजुएट करने आ रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पर अक्षर वर्णमाला नहीं सिखा सकते हैं। आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट, उस भाषा में पढ़ सकें, लिख सकें, बातचीत कर सकें। हम ये भी नहीं आपसे कहते कि आपने क्लास 12th में पढ़ी हो, लेकिन आप BA प्रोग्राम में मान लीजिए आप X लैंग्वेज चुनते हैं, सो एटलीस्ट वो लैंग्वेज आपको पहले से आनी तो चाहिए। आप उसका टेक्स्ट तो पढ़ पाएँ, आप उसका प्रोज तो पढ़ पाएँ, उसकी पोइट्री तो पढ़ पाएँ। सो व्हाट वी मीन बाय वर्किंग नॉलेज इज दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। द टीचर्स एट द ग्रेजुएशन लेवल कैन नॉट गो टू टीच यू दैट सब्जेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग।
Okay. आप उसमें ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ लैंग्वेज दैट आई हैव रेड इट एज माई मदर टंग. Maybe I have not done a formal education in that, but I'm quite familiar with that language. I can read the text in that language. I'm familiar. Primarily, the idea is that you should not look Alice in a Wonderland कि आपको बिल्कुल वो भाषा आती ही नहीं है और अब आप उसके अंदर ग्रेजुएशन करने आ रहे हैं, बिकॉज वो आपका एक मेजर या माइनर बनेगा. तो वर्किंग नॉलेज का मतलब कम से कम 8वीं तक आपके पास एक या तो सर्टिफिकेट हो वर्किंग नॉलेज का, या आपने उसमें लिखना पढ़ना सब आपको आता हो. दैट्स व्हाट वी मीन. इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया. यू शुड नॉट गेट पेनलाइज. आपको खुद को ना लगे कि अरे हमने ये लैंग्वेज ले ली और मुझे तो लैंग्वेज आती ही नहीं, फिर आपको छोड़नी पड़ेगी ना वो कोर्स, आप गलत चुनाव कर लेंगे. ओके. ये उसका आइडिया है. कुछ ऐसा नहीं है कि 8th तक हो 10th तक हो. काफी बच्चों ने पूछा कि कुछ ऐसा हो कि 8th तक दिखानी पड़ेगी 10th तक दिखानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें. सर्टिफिकेट ना भी हो, लेकिन हम एक अंडरटेकिंग तो ले लेते हैं. आप देखिए, आप बेसिक आइडिया समझ गए हैं. हाँ हाँ, मतलब हमारा तमिल जो ले ली idea और वो है, तमिल हाँ, आती ही नहीं है तो बिल्कुल फिर आती है. वो- आपने कॉलेज के हिसाब से देख लिया कि मैं तमिल में, वो आप चेंज तो कर नहीं सकते. और तमिल में आपने एडमिशन ले लिया या किसी भी XYZ भाषा में आपने ले लिया, अब आपको बिल्कुल ही नहीं आती है, तो अब आप ग्रेजुएशन लेवल पर आके आपको कोई वर्णमाला से सिखाना नहीं शुरू कर सकता. फिर आप बच्चे फिर छोड़ जाते हैं. ओके. नेक्स्ट कुछ यूट्यूब पे बातें आ रही थी, आई डोंट नो, अब आप ही बता पाएंगे कि इस बार DU जो है वो बोर्ड्स के मार्क्स पे भी एडमिशन देने वाला है, या फिर बोर्ड्स के मार्क्स का ओवरऑल क्या कुछ कोर्सेज में देगा, सब में नहीं देगा, ऐसा कुछ जो है ऐसा बच्चों के तो डाउट्स. नहीं है, बट ये मैं समझ सकती हूँ कि क्यों ये नैरेटिव बिल्ड होता जा रहा है. वो ये है क्योंकि पिछले साल हमने जो अपना मॉपअप राउंड किया था वो हमने बोर्ड के मार्क्स के ऊपर किया था. जो लास्ट राउंड था हमारा वो फिजिकल मॉपअप था, और उससे पहले बिल्कुल सब लास्ट जो था मॉपअप जिसमें हम क्लास 12 पे लेते हैं. बट यू शुड नॉट डिपेंड ऑन दैट इज़ वेरी सिचुएशनल. अगर हमारी सीटें किसी कोर्स किसी कॉलेज में बच जाती हैं और तब हम उसको मॉपअप में खोलते हैं. मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में हमारी सीटें भर जाती हैं, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में हमारी सीटें भर जाती हैं, तो उसमें हम क्लास 12 पे बिल्कुल नहीं करते हैं. पिछले 2 साल से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि जो कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर हमारी CUET से सीट नहीं भरी, सीट हमें खाली नहीं छोड़नी है, तो हम हर तरह का एक कोशिश करके देख लेते हैं कि सीटें भर जाएं. कुछ हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस आ जाती हैं कि नहीं, बच्चों को मालूम था कि CUET देना है, बट दे आर ब्राइट स्टूडेंट्स, सो व्हाई डिप्राइव देम ऑल्सो. सम कॉलेजेस हैव देयर लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो. कुछ कॉलेजेस हमारे हैं जो पेरिफेरल पे हैं, जिनमें वो बच्चे आते हैं जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और वो बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं बट CUET नहीं दे पाए, बट दे आर ब्राइट स्टूडेंट्स एंड द कॉलेज इज ऑल्सो विलिंग टू टेक दैम. तो ये सिचुएशनल है बहुत ज़्यादा. वेदर हाउ मच वी विल डू एवरी ईयर इज़ वेरी वेरी सिचुएशनल. तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हम बोर्ड के आधार पर एडमिशन करेंगे. ये हम टाइम विल ओनली टेल अस दिस ईयर व्हाट पॉलिसी वी विल अलॉट, बट डेफिनेटली initial rounds are purely on the basis of CUET and not on board. It will be purely जैसे पहले चल रहा था, सिर्फ CUET, solely on the basis of scores of CUET ही admission होगा. Then we will decide. For the past 2 years we look at the situation, we analyze it, we assess it, and then we open it on the basis of class 12th. मतलब लास्ट में अगर सीट्स बचेंगी तो 12th के बेसिस पे सब पे नहीं होता वो भी, कुछ कैटेगरीज और कुछ कोर्सेज कुछ कॉलेजेस कुछ कॉलेजेस में. सभी एक कॉलेज के सभी कोर्सेज हो ये भी ज़रूरी नहीं है, सभी कॉलेजेस हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, और कैसे होगा वो सब हम अपना एनालिसिस के बाद डिसाइड करते हैं. ओके. और इसमें बच्चे पूछते हैं कि 12th के मार्क्स का क्या वेटेज है, तो टाई ब्रेकिंग में DU यूज करता हम है. हमेशा टाई ब्रेकिंग में यूज़ करते हैं. जब आपका टाई ब्रेकिंग होता है तो हम क्लास 12 के आपके टाई ब्रेकिंग में यूज़ करते हैं. अदरवाइज द एडमिशंस आर सोली ऑन द बेसिस ऑफ CUET मार्क्स. ओके. मतलब दो बच्चों के अगर मार्क्स सेम बन जाते हैं Same CUET में, preference हालांकि हो. अब शायद 5-7 डिजिट तक आ रहा है नॉर्मलाइज स्कोर ऑनलाइन अब होने. हमें ज़रूरत नहीं पड़ती. एक साल उन्होंने इंटीजर्स में दिया था तो हमें ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन अब हमारे पास वो 7 डेसिमल तक आता है तो हमें हमारा टाई ब्रेकिंग की हमें ज़रूरत पड़ी, पर फिर भी हमने रखा हुआ है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस. हमें ज़रूरत पड़ती है. 2-4 कभी आ जाते हैं केसेस, Okay. दे गेट रिजॉल्व्ड. नेक्स्ट डाउट है मैम कि अभी काफ़ी बच्चे हैं जो CUET का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो कुछ की कैटेगरी सर्टिफिकेट्स नहीं बनी है, और उनका जानना ये है कि लास्ट ईयर तक DU हमें बच्चों को ऑप्शन देता था कैटेगरी चेंज करने का CSAS पोर्टल पे, तो क्या इस साल भी अभी वो कैटेगरी चेंज का ऑप्शन रहने वाला है पोर्टल पे? See, there are couple of things which NTA has also made completely mandatory. मैं इसी में आप लोगों को बता देती हूँ. NTA का अगर आप फॉर्म देखेंगे, ये बच्चों के लिए सबके लिए आपके लिए जानकारी है कि हम क्या करते हैं, आपका नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर चेंज नहीं करने देते. लेकिन इस साल से आपका email ID और आपका फ़ोन नंबर भी चेंज नहीं होगा.
क्योंकि CUET भी आपको उसी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे भेजेगा। सारी जानकारी आपकी उसी ईमेल, तो आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी वही भरिए जो आपका DU तक चलेगा एडमिशन्स के लिए। ईमेल गुम हो गया, अरे कैसे गुम हो गया, आपका इतना क्रूशियल ईमेल आईडी है। अभी आप जनवरी में अगर आप बना रहे हो तो आपका जुलाई मई तक गुमना नहीं चाहिए, हमें भी यही चाहिए। तो हम ये कुछ फील्ड्स आपको चेंज नहीं करने देंगे। कैटेगरी की जहाँ तक बात है, SC ST तो बाय बर्थ होती हैं, इसमें तो चेंज होने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। PWD भी आपको मालूम ही है कि इफ़ यू वांट टू टेक एन एडवांटेज बिकॉज यू टेक अ स्क्राइब और वो सब होता है, तो वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए। 2 कैटेगरीज हैं जो फाइनेंशियल ईयर पे डिपेंडेंट होती हैं, एक OBC और एक EWS। मेरा मानना ये है कि आपको बाय एंड लार्ज मालूम ही होता है कि आप इस कैटेगरी में भी आ पाएंगे आफ्टर 1 अप्रैल और नॉट। तो अगर आपको लगता है कि आप आ पाएंगे तो आप अभी ही ठीक ही भरिए। हालांकि हम वो देते तो हैं चेंज करने का, बट माई सजेशन इज़ दैट rather than getting into any hassles of changing the category later, which perhaps may be allowed or may not be allowed, it's better that you assess your situation and you know to which category you belong to. In January, you're pretty well aware, and by April, perhaps the categories do not change. So maintain the category which you would like to take for admissions. लेकिन मैं ये DU के लिए नहीं कह रही हूँ, आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी तो अप्लाई करेंगे, हो सकता है वो आपको कैटेगरी चेंज ना करने दें। तो सिर्फ DU का CUET जो आप दे रहे हैं वो आप एक नेशनल लेवल पे दे रहे हैं। और किसी भी यूनिवर्सिटी में, चलिए मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने चेंज करने भी दिया, कोई और यूनिवर्सिटी करने देगी नहीं करने देगी इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। सो इट्स बेटर टू रिटेन द कैटेगरी वेयर एंड परहैप्स स्टूडेंट्स। इसमें डाउट ये होता है कि एक अभी बनवाएं हम आज और एक 31 मार्च के बाद फिर बनवाएं, वो 2 डाउट बच्चों की होती है। OBC का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट तो हर साल वैसे ही बनता है। नहीं, लेकिन बच्चों का ये बोलना है कि हमने अभी तक बनवाया नहीं है, फॉर एग्जांपल कि अब CUET का फॉर्म भरेंगे अब बनवाएंगे। तो इस साल का उन्होंने बनवाया होगा ना OBC NCL का। मैम उन्होंने यूज़ नहीं किया कहीं, तो उन्होंने नहीं बनवाया, अब वो बनवाएंगे और 2 ही महीने में दोबारा बनवाएंगे। तो इसलिए ये मेन डाउट आती है बच्चों की कि अभी ना बनाएं और बाद में इसको हम लोग बना दें जब DU के 31 मार्च भी क्रॉस हो जाती है। हम जब बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, मुझे तो ये मालूम है कि बहुत सारे बच्चे इसी चक्कर में कि हम तब बनवाएंगे तब करेंगे, तो दे मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑल्सो। माई सजेशन वुड बी दैट प्लीज पुट योर डॉक्यूमेंट्स करेक्टली and very judiciously. Okay. So, any quota available for Delhi students? No, there is no quota for Delhi students. In Delhi University, there is no quota for Delhi domicile. DTU IPU में है कहीं, वहाँ से जो है बच्चों को डाउट वो state universities हैं, Delhi University is a central university. There is no quota for Delhi residency. नेक्स्ट डाउट था जिसका आंसर आप पहले ही दे चुके हैं कि भाई जो ईमेल आईडी आपकी है जो आज आप फिल करेंगे फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप कैफ़े वाले भैया की या ऐसी ईमेल आईडी मत बना लेना जो सिर्फ फॉर्म के लिए बनाई हो और फॉर्म भरते ही आपको लगा काम पूरा हो गया और वो ईमेल आईडी ही ब्लॉक कर दी गूगल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी अगर अपना फॉर्म फिल करवा रहे हैं किसी से भी, तो एक बार अपना फॉर्म पूरा चेक कर लीजिए CUET का। वी आर रिपीटिंग अगेन दैट your email ID, your phone number should be your or your parents' email ID or phone number, because all notifications will be sent only on this email ID and phone number which you have registered in CUET. So अगर आप कहीं थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं, किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हैं, तो उनका मत दीजिए, आपको नुकसान हो सकता है। Okay, लास्ट डाउट मैम, इट्स रिलेटेड टू नेम मिसमैच। तो जब भी DU में हम डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, DU करता है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स में मिलाया जाता है? काफ़ी बच्चों का ये है कि क्या आधार कार्ड से शुरू होता है या 10th 12th CUET का और DU का देखेंगे, क्या क्या देखा जाता है उसमें? देखिए, वैसे तो हमारे कॉलेजेस जो हैं दे आर वेरी वेरी पोलाइट एंड दे आर वेरी प्रो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे टीचर्स एडमिशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो दे ट्राई टू मैच वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव सबमिटेड इन सपोर्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। So we definitely first of all we check the CUET because नाम चेंज नहीं हो सकता। अब CUET में आपने किस आधार पे नाम भरा है वो आपका आधार कार्ड पे, क्योंकि हो सकता है हम आपसे एक आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, क्लास 10 सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट क्लास 12 का सर्टिफिकेट, प्लस आपके कोई कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट। इतने सर्टिफिकेट्स में हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं तो आपका नाम मिलना चाहिए ना। अब अगर सारी सर्टिफिकेट्स में आपके 5 सर्टिफिकेट्स और 5 में ही इतना डिफरेंट नाम है,
तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाती है. बट अदरवाइज आर टीचर्स आर वेरी वेरी स्टूडेंट फ्रेंडली. दे टेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर रिजेक्टिंग एनी फॉर्म ऑफ मिसमैच. मिसमैच नेम मिसमैच में हम तब रिजेक्ट करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है. अगर नाम में बहुत फ़र्क नहीं है, कुमार का KR लिखा है या कुमार पूरा लिखा है या K डॉट लिखा है, इतना हम समझ जाते हैं दैट दिस इज जस्ट इट्स नॉट मेड नेम मिसमैच बट देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग द नेम. ये फॉर्मेट का है, कहीं पर मिडिल नेम नहीं होता है तो आप K लिख देते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखते हैं. प्रमोद मिश्रा लिख देंगे, प्रमोद कुमार नहीं लिखेंगे. तो दिस मच वी अंडरस्टैंड. बट योर पेरेंट्स नेम इज़ डिफरेंट, योर नेम इज़ डिफरेंट इन मेनी डॉक्यूमेंट्स. 12th का डिफरेंट है, 10th का डिफरेंट है, then obviously that's suspicious. ओके मीन्स जहाँ मतलब अगर बात करें तो 10th का सेम हो जाए 12th का हो जाए फिर हम CUET मैच का तो काफ़ी डॉक्यूमेंट से करते हैं, एक डॉक्यूमेंट पे रिलाई ही नहीं करते हैं. आप 10th का हमें देते हैं, आप 12th का देते हैं, आप CUET देते हैं, हम आपसे एक आइडेंटिटी प्रूफ भी मांगते हैं. अगर आप किसी कैटेगरी के नहीं है तो कम से कम मेरे पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही. और अगर आधार होगा तो मतलब कोई भी एक, ये 4 डॉक्यूमेंट्स तो हम मैच करने की कोशिश करते ही हैं. ओके और अगर सर्टिफिकेट होगा कोई आपका कैटेगरी से तो हमारे पास 5 डॉक्यूमेंट्स हैं चेक करने के लिए. हम किसी एक डॉक्यूमेंट पे रिलाई नहीं करते. ओके या सो ऑल दीज वर ओनली द डाउट्स जो अभी तक मैम मुझे Okay. रिसीव हुए हैं. सो थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेरीज. माय प्लेजर ऑलवेज. एट द एंड इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग, अभी CUET की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बच्चे. CUET की भी कर रहे होंगे, बोर्ड्स की भी कर रहे हैं. सो कपल ऑफ थिंग्स. वन, फिल योर फॉर्म वेरी केयरफुली CUET का. And again, I'll repeat, give CUET in those subjects in which you have appeared in class 12th or you are about to appear in class 12th. Finally, CUET के लिए आपको प्रेपरेशन के लिए कोई ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सिर्फ NCERT की किताबें देखिए और जो CUET का सिलेबस है उसे देखिए. आपको बहुत ज़्यादा इससे घबराइए नहीं कि ये एक पेपर है. इट्स ओनली an MCQ based paper which has maybe 45-50 questions which is not tough to give. So अपना संतुलन बना के रखिए. बी काम, बी पेशेंट, देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ. आई हैव नेवर फाउंड अ केस वेयर दे सेड कि CUET का पेपर डिफिकल्ट था. आज तक मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं मिला जिसने कहा हो कि CUET का पेपर डिफिकल्ट था. अगर आप अपनी NCERT की किताबें ठीक से पढ़ते हैं तो आपको CUET के लिए कुछ एडिशनल हेल्प की ज़रूरत नहीं है. सो दीज आर द ओनली वर्ड्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट टीडियस टू अपीयर इन CUET. प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन और वही सिलेबस आपका CUET में भी आ रहा है. So all the best to all the parents, to all the students who are looking forward to admissions in University of Delhi, and keep looking at our website admission.uod.ac.in. You may write to us also. We'll try to respond to your queries. Thank you and best of luck. Okay, so thank you ma'am for giving time once again. And if you like this video, आपकी help हुई है, so please I request you to press the like button and channel को subscribe कर लीजिए for upcoming official updates and आपकी सारी doubts को solve करने के लिए. और next queries आप post comments में डाल सकते हैं. Thank you.